हे गाइस, दिस इज अमन द्विवेदी। तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन की। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली जो चर्चा क्या रखी है वो सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन देखा था। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में हमने रिलेशन देखा था। इन सब टॉपिक को कवर करने के बाद फाइनली आज हम एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। और डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन से ही सर्कुलर मोशन की फील आती है। मतलब आज हमें सीखेंगे सर्कुलर मोशन क्यों होता है, कौन कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं सर्कुलर मोशन को कराने के लिए। तो आई थिंक आज का अगर लेक्चर आप पढ़ोगे और पहली चीज़ की कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे नहीं कि आप मूवी की तरीके से देखो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा और शायद बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। सेकंड चीज, जिन बच्चों को लेक्चर की स्पीड कम लगा करें प्लीज़ उसे आप इंक्रीज कर लिया करो। यूट्यूब पे स्पीड कम ज़्यादा करने का पूरा मौका रहता है, उसे का इस्तेमाल किया करो, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं और अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन की। डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, इसे समझते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। सपोज करते हैं इस सर्कुलर ट्रैक पे कौन मोशन का सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपकी पसंदीदा सुंदर कन्या मोशन कर रही है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है इसे हम O माने, ठीक है। तो क्या अगर हम सेंटर को ओरिजिन मान के यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं? जी बिल्कुल सब बना सकते हो। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिए और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरीके से बनाया जहाँ पे सेंटर क्या है, ओरिजिन का काम कर रहा है, ठीक है। अब आप सुंदर कन्या के मोशन को देखो तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सुंदर कन्या का मोशन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और इसके पास जो रफ्तार है वो किधर होती है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ की टेंजेंशियल सुंदर कन्या के पास रफ्तार है। अब भाई साहब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसे घुमाने के लिए सर्कल में। जी हाँ, उसे घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस फोर्स का नाम हम रखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसे क्या बोलते हैं, एफसी, जो कि हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। तो ये क्या है, ये बेसिकली कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस फोर्स का क्या नाम रखते हैं, या यहाँ पे देख लेते हैं, एफसी कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये क्या करता है, इस सुंदर कन्या को घुमाने का काम करेगा। ये ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। अब ये इसके हम रियल फील लेंगे। और एक देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, इसको भी कोई चेंज करने वाला काम कर रहा होगा। इधर की तरफ सपोज करो एक एक्सेलरेशन 80 है, एक फोर्स कोई 80 टेंजेंशियल फोर्स है Ft, जो क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा कर रहा है। इस फोर्स का क्या नाम रखा हमने, इस फोर्स का नाम रखा हमने टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, सही बात है। इस फोर्स का नाम टेंजेंशियल फोर्स जो कि इसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा करने का काम करता है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसे घुमाने का काम करता है सर्कल में, इसका काम। अगर एक चीज, अगर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा, इससे इस चीज की फील ले सकते हो कि जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे होता है। जैसे देखिए सर्कुलर मोशन हो रही है, बेसिकली मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, देख सकते हो। इसमें देखो एक बेसिकली ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस सर्कुलर मोशन में जरा ध्यान से देखना, एक फोर्स है जो कि इस स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट कर रही है, वो टेंशन की फोर्स है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे किसके फॉर्म में लग रहा है, वो यहाँ पे टेंशन के फॉर्म में लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही टेंशन तो इसे टाइट कर रही है और यही घुमा रही है। अगर ये टेंशन समझ कर लो लूज हो जाए तो क्या ये मैंने इसे वेलोसिटी तो दी लेकिन टेंशन लूज थी और ये गिर गया। इसलिए अगर इसे सर्कुलर मोशन करना है
तो एक फोर्स इस पे टुवर्ड द सेंटर एक्ट करेगी और उस फोर्स का नाम होगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत तरीके की हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ टेंशन हो सकती है, अगर चार्ज की वजह से इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वे में फोर्स एक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये फोर्स की खासियत क्या होती है, ये ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, इसकी मुख्य खासियत यही है। अब यहाँ देखेंगे किस फॉर्म में है, उसे भी हम समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने समझा कि एक फोर्स इसके सेंटर में लग रही है इसे घुमाने के लिए, एक इसके टेंजेंशियल लग रही है इसका एक्सेलरेशन कम, इसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा करने के लिए, उसका नाम टेंजेंशियल फोर्स, इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, अब हम इस टेंजेंशियल फोर्स के लिए, इस टेंजेंशियल फोर्स के लिए भाई साहब क्या करते हैं, हम इस टेंजेंशियल फोर्स किधर लग रही है, टुवर्ड सेंटर, यानी कि रेडियस वाली रेडियल डायरेक्शन में लग रही है। अगर रेडियस है इसकी तरफ जो डायरेक्शन है, इसका नाम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। और इस सेंट्रीपिटल का फोर्स का नाम कभी कभी रेडियल फोर्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर रेडियल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। इस रेडियल डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, और उस यूनिट वेक्टर का क्या नाम देते हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर मान रखा है, इसका एक नाम देते हैं, और उसका नाम क्या देते हैं, हम देते हैं ER। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल की फोर्स के अलोंग जो हमारे पास रेडियल वेक्टर है, ये ER वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है। ठीक है, और जो हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स के अलोंग वेक्टर है, इसका नाम क्या होगा, ET। ये यूनिट वेक्टर है दोनों, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ER का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर आपको पता हो, और ET भी एक यूनिट वेक्टर है, बस हमने टेंजेंशियल और रेडियल दो डायरेक्शन में मान रखी है। ठीक है, इसलिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि आपको पता होगा टेंजेंशियल और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट के अलोंग लगने वाला फोर्स और सेंटर के अलोंग, मतलब रेडियस के अलोंग लगने वाला फोर्स, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इनके अलोंग यूनिट वेक्टर होंगे, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा सर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या करो, अगर हम मानते हैं इनिशियली जो सुंदर कन्या है वो एक्स एक्सिस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट कर ली है, थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है। इनिशियली मान लो यहाँ पे दी, फाइनली यहाँ पे थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के बाद पहुंच चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाते हैं और इस यूनिट वेक्टर को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो क्या लिख पाते हैं, जरा ये देखना। तो ए एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, ये बताना। तो ए एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए एंगल थीटा हो जाएगा, ए 90 माइनस थीटा होगा, और ए एंगल भी मतलब थीटा होगा। ए एक्स एक्सिस का काम करेगा, ए वाई एक्सिस का काम करेगा, मैंने बस एक्सिस को सिर्फ इस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसे शिफ्ट कर दिया है। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस आपने सीखा होगा मैथ में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने सीखा होगा, इस नाम से टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने पहुंचा दिया। अब देखो ER कैप को हम क्या लिख सकते हैं, जरा समझ बताना में। ER कैप को हम लिख सकते हैं ER cos थीटा I कैप प्लस ER sin थीटा J कैप, क्योंकि ER का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसे लिख सकते हैं 1 cos थीटा I कैप, यही तो लिख सकते हैं 1 cos थीटा I कैप। इसे हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं 1 cos थीटा I कैप, और 1 sin थीटा J कैप लिख सकते हैं 1 sin थीटा J कैप लिख सकते हैं। तो ER वेक्टर को, ER कैप को जो यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन है उसे कैसे लिखा जा सकता है, रेडियल डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है उसे लिख सकते हैं cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपको ये बात समझ में आया। अब देखो जरा सा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर माने उसकी कहानी देखो कैसे होगी। देखो हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से मान रखा है, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, ये y है, ये x है, और ए एंगल हमें पता है थीटा है। तो x और y के फॉर्म में ET को लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। इधर देखो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 cos थीटा इधर आ जाएगा और 1 sin थीटा इधर आ जाएगा। अगर हम इसका
आई और जे कैप के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, ET इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आई कैप लिखेंगे या माइनस आई कैप। देखो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन थीटा आई कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस इधर है, इसके अपोजिट लग रहा है, साइन थीटा का कंपोनेंट इधर आ रहा है, जबकि पॉजिटिव डायरेक्शन ए थी, तो इधर माइनस आई कैप होगा ना, तो माइनस आई कैप जब आगे आ जाएगा माइनस, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा जे कैप, ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर आया, ET आया, ET आया, ET आया, ये क्या आया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अच्छा ये दोनों क्या करते हैं, ER और ET, ER और ET बेसिकली यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको वेक्टर अच्छे से पता हो, एक केवल डायरेक्शन बताते हैं, मैथमेटिकल टर्म में ऐसा समझ सकते हो। तो ER और ET के बेसिकली क्या है, डायरेक्शन है। ER कौन सी डायरेक्शन है, टुवर्ड रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल की तरफ डायरेक्शन जो होगी उसे क्या कहा गया है, ER कैप, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसका नाम रखा गया है ET कैप। आप समझ गए, बेसिकली डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन है ना। अच्छा अब देखो, अब हमें ये बताओ क्या हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है इस सुंदर कन्या का, टेंजेंशियल डायरेक्शन, सॉरी रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल इसे इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग इसे लिख लेना, और हमें दोनों, अब इस पे गौर करना, सुंदर कन्या का रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओरिजिन से रेडियल डायरेक्शन में जो वो इसकी इनिशियल यहाँ पे ओरिजिन से r जो डिस्टेंस होगी इसकी, वो क्या होगी, डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर होगी, पोजीशन होगी। तो इसकी ओरिजिन से क्या पोजीशन है रेडियल डायरेक्शन में, वो r है, क्या है, r है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहे तो क्या होगा, r क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, r इसका मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन कहाँ पे है, ER कैप, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल वेक्टर की तरफ, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ER कैप की वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट करो, r इंटू क्या है, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, समझ में आई बात। अब हम इसे एक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो सपोज करो s है डिस्प्लेसमेंट, तो s है, तो ये क्या आ जाएगा, ds अपॉन dt, बेसिकली वेलोसिटी होगी। अब कौन सी वेलोसिटी है भी आपको समझ में आएगा, r एक कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर कर देंगे। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा का, क्योंकि ये थीटा टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो d थीटा बाई dt कर देंगे, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। अच्छा ds बाई dt किसे रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, r बाहर आ जाएगा, और d थीटा बाई dt भी कॉमन कर लेंगे, उसे बाहर कर लेंगे, और बचेगा क्या हमारे पास, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। एक क्या हो जाएगी, v इक्वल टू डी थीटा बाई dt, ओमेगा होगी, थीटा डिस्प्लेसमेंट है, r ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देख सकते हो ये वेलोसिटी कौन सी है, v इक्वल टू r, ये बेसिकली क्या लिखा है, ये अगर देखो तो ET कैप लिखा है, ET कैप लिखा ना, तो मतलब v इक्वल टू r ओमेगा, बेसिकली जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वो r ओमेगा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड r ओमेगा, और ये क्या गिवन है, बेसिकली AT लिखा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो v इक्वल टू r ओमेगा
इनटू क्या हो जाएगा ईटी कैप। ईटी कैप क्या होगा बेसिकली डायरेक्शन है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है ईटी कैप वाली डायरेक्शन मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो आप पहले भी पढ़ चुके हो अगर कोई व्यक्ति सर्कुलर मोशन कर रहा हो और उसके वेलोसिटी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो और रेडियस आर हो तो जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आती है वो आर ओमेगा की बराबर आती है। और यहाँ से एक प्रूफ और मिल गया आपको। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। इसका नाम इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट रखा है, ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी और फील आपको देंगे इसकी। क्लियर है इतनी बात? इतनी चीज आप नोट कर डालो पहले। अच्छा, अब नोट हो गया होगा आपका। अब क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सारी फील अभी इसी इक्वेशन में मिलेगी। चलो भाई साहब किससे डिफरेंट किए, भी इक्वेशन नंबर क्या आती सेकेंड आर ओमेगा और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यही तो अपनी इक्वेशन। अब इसे डिफरेंशिएट करना मतलब dv बाई dt आर कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, ओमेगा डी ओमेगा बाई dt हो जाएगा। अब देखो ए भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है तो इसमें q इनटू v वाला है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब क्या करेंगे प्लस आर ओमेगा, अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन नहीं, अब साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे हैं तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना भाई, डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा। एक्साइटमेंट ज्यादा थी ऐसे गलतियां भी कर डी थीटा बाई इसे इरेज कर दें जी बिल्कुल, बाहर ले लो, किसे लेंगे डी थीटा को यहाँ पे बाहर लेंगे तो अब डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा बेसिकली एक्सेलरेशन हो जाएगा। कौन सा एक्सप्रेशन होगा अभी देखते हैं। ये क्या होगा आर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा पढ़े थे आर अल्फा और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये क्या है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप ईटी है तो यहाँ पे इसके यहाँ पे ईटी कैप लिख सकते हैं ईटी कैप, ठीक है। प्लस आगे देखो यहाँ पे आर ओमेगा है, आर ओमेगा डी थीटा बाई डी टी बाहर ले आओ तो डी थीटा बाई डी टी। और क्या कर सकते हैं ये यहाँ पे देखो माइनस साइन से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस लगा देंगे या अभी रहने दो कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, आगे माइनस कॉमन करेंगे, इसे इरेज करें। A इक्वल्स टू आर अल्फा ई टी कैप प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है डी थीटा बाई डी टी वी होता है ना आर वी ओमेगा, क्योंकि माइनस यहां से कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, इस बात का खासा ध्यान रखना। क्या हो जाएगा माइनस आने के बाद या फिर ऐसा करो प्लस ही रहने दो और यहाँ पे माइनस एक ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस होगा, सारी माइनस से कम होने दो। यहाँ पे दो ब्रैकेट मैंने लगा दिए, जरा ध्यान देना। देखो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी भी नहीं होगा भाई साहब, ओमेगा होगा और ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएंगे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। इस बात पे थोड़ा सा गौर करा करो यार, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मे भी। अब देखो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यार। अब देखो एक्सप्रेशन जो अपना आएगा क्या आएगा r अल्फा ई टी कैप प्लस r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ई आर कैप माइनस ई आर कैप। इस चीज को जरा ध्यान से देखना। अब इसे हमने मिटा दें। हमने कहा था अभी स्टार्टिंग में उसका प्रूफ है
कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी वेलोसिटी में चेंज के लिए, दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए। तो अगर वहां पे दो फोर्स होंगे इसका मतलब है दो एक्सेलरेशन होंगे, और अगर दो एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली सम कर दिया जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे देखो आर अल्फा एक एक्सेलरेशन है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और आर ओमेगा एक एक्सेलरेशन है जो कि माइनस टाइम ऑफ रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन ये थी, माइनस टाइम मतलब टुवर्ड द सेंटर वाला जो मैंने बोला था ये फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देखो टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन मिल गया। मतलब ये जो है क्या है, ए नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर अल्फा टेंजेंशियल प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस लिख सकते हैं आप, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर यार। यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली साइन को डिनोट कर रहा था कि भाई साहब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है इधर की तरफ नहीं अंदर की तरफ है। और हमने ये बात बोली थी कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, जैसे देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन इसे करा रहे हैं ना, तो इसमें क्या लग रहा है, सेंटर टुवर्ड द सेंटर फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, और टुवर्ड द सेंटर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे हम डिनोट करते हैं एसी से, और वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एसी स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, बेसिकली ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्या है अपना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आई थिंक दोनों एक्सेलरेशन में क्लियरिटी मिली आपको, और मिलनी भी चाहिए। कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, एकदम बेसिक बातें आपको बताई हैं। मे बी कि एक चीज अब क्लियर हो गया होगा आप सबका। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स मैंने देखा, मैंने दोनों सेंटर के एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, एक टेंजेंशियल है। उस सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका नाम रखा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका नाम रखा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और क्योंकि दोनों तरफ एक फोर्स लगती थी, एक तरफ सेंटर की टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड द टेंजेंट टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, ओके। तो अब क्या लिख सकते हैं, इतना आई थिंक हमारे पास सब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इक्वेशन है, ये सब आप नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके, और हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सुंदर कन्या, क्योंकि मोशन तो सुंदर कन्या ही कर रही है, आर अल्फा ई टेंजेंशियल का कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर ई रेडियल माइनस ई टाइम रेडियल का। ओके, ठीक है भाई साहब। अब देखो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी क्या था, आर अल्फा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था, एसी, जिसका नाम रखा जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। और हमें पहले से ही पता था। अब देखो एसी को और कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एसी इक्वल टू एक और फॉर्मेट होता है v स्क्वायर बाई आर। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एसी, और एक टेंजेंशियल है। अब नेट एक्सेलरेशन कोई आपसे पूछता है तो क्या बताओगे, अंडर रूट में 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, और 80 कहाँ लगेगा, टुवर्ड टेंजेंशियल। ठीक है, ओके। 80 स्क्वायर AC स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन होगा, 80 क्या होगा, आर अल्फा के बराबर होगा, AC क्या होगा, आर ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखते हैं नेट जो एक्सेलरेशन आता है किस डायरेक्शन में आता है। तो देखो क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है और टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ इधर ही आएगा। सपोज करते हैं क्या है, ए नेट, और ए एंगल हम बताते हैं जो टेंजेंशियल से डायरेक्शन से एंगल ये बता रहा है, सपोज करो थीटा है। तो अगर आपसे थीटा ना अल्फा है, क्योंकि थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा है,
अगर आपसे कहे भैया ये अल्फा कैलकुलेट करके बताओ तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल सही बात है, बताया क्यों नहीं जा सकता यार, बहुत आसान बात है। वेक्टर को ध्यान दो, देखो एक एक्सेलरेशन आपका इधर है और एक क्या है इधर है, इसका नाम क्या है AC है, इसका नाम AT है, और नेट क्या है इधर है कहीं, एंगल ये अल्फा है। अल्फा आप बता नहीं सकते, कैसे नहीं बता सकते जरा बताओ? अगर ये वेक्टर है तो क्या हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं इधर? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। AC वेक्टर होगा तो tan अल्फा इसको क्या हो जाएगा AC अपान AT, AC अपान AT। ये क्या आ जाएगा टेंजेंशियल एंगल फ्रॉम टेंजेंशियल डायरेक्शन टू नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन और नेट एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में क्या एंगल है हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो ए नेट कैसे निकलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और AC का अंडर रूट में वेक्टोरियल सम कर लेंगे, और इनके बीच में एंगल कितना है इसे बताने के लिए AC बाई AT। ये चीज फील ले लेना भाई साहब, एंगल कहाँ से है टेंजेंशियल डायरेक्शन से, ये सब चीज यहाँ से फील कर लो, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसका मैंने आपको शायद रियल फील भी दिया। अब एक टर्म और आती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन हम थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको और चीज बता देते हैं। देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, अगर देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC r ओमेगा स्क्वायर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपसे कोई पूछे तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज करो मास ऑफ सुंदर कन्या क्या स्मॉल m है, तो m r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही फॉर्म में हो, ये बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। जैसे देखो अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हो, इस पे एक चार्ज रखा हो और यहाँ पे इस सेंटर पे, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, हम थोड़ी सी वेलोसिटी दे देंगे तो ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेंगे। तो इनके बीच जो इस समय फोर्स जो सर्कुलर मोशन करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, कौन सी होगी? दोनों का चार्ज पार्टिकल है तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रही है। वहीं अगर इस एक पार्टिकल है और इसे हमने किससे बांध रखा है, एक स्ट्रिंग से। अब देखो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है देखो ये जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो गई है। स्ट्रिंग टाइट होने का मतलब क्या है, उसमें टेंशन आ गई है, और टेंशन किसके फॉर्म में काम कर रही है? वो किसके फॉर्म में काम कर रही है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में काम कर रही है। ठीक है, मे भी अब आपको क्लियरिटी मिली है, जैसे जैसे सवाल करोगे थोड़ी और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अब इससे के बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स होता है जरा ये बताना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कुछ नहीं होता, एक सूडो फोर्स होता है। कैसे सूडो फोर्स होता है? आप एक झूला देखते हो, बच्चों को उसमें बैठा के घुमाया जाता है ऐसे। ठीक है, उस झूले को देखो, उसमें अगर बैठ जाओ तो अगर आपको घुमाया जाए, अगर बचपन में बैठे हो तो मत वरना टूट जाएगा, तो अगर उसमें घुमाया जाए आपको तो होगा क्या कि आपको ऐसा लगता है जैसे हमें कोई फोर्स है जो बाहर ढकेल रहा है, ठीक है। और ऐसा होता ही है, जैसे देखो ये चीज है, मैंने इसे ऊपर बांध रखी, देखना ये ऐसा बांध रखा है ना। अभी जब ये करेंगे ना, अरे ये मैंने ऐसा बांध रखा है, आप देखो एकदम सीधी हो जाएगी। ये देखो इस समय एकदम सीधी, क्यों ये सीधी हो गई? इसे अगर ये मोशन है तो एकदम ऐसा होके काहे मोशन कर रही है? इसे ऐसे भी कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि फाइनली इस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। वो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स है। अगर हम इसके ऊपर जाके बैठ के देखें तो बेसिकली ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाते हैं तब क्या होता है? तब मोशन के एनालिसिस करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम नहीं रह सकता, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। और हम सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m है, तो जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इसके मास के बराबर, इस एक्सेलरेशन के बराबर मल्टीप्लाई करोगे, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल अंदर लग रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल जो लगेगा वो हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के अपोजिट होता है, उसकी डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कहाँ? टुवर्ड द सेंटर है। तो जब इस पे सूडो फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, और उसका मैग्नीट्यूड इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, समझ में? अब इसे भी थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं।
चलिए अब एक सेंट्रीफ्यूगल की अच्छे से फील ले लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है, जैसे देखो आप झूले में जब जाओगे इसी तरीके का, अरे वाह क्या सर्किल बनाते हैं, मजा आ गया देख के सर्किल। इसमें सर्किल कहीं से ढंग से हो दिख नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा समझ लो बच्चों वाला झूला है और आप बच्चा बन के यहाँ पे बैठे हो, आपका मास एमकेजी है। तो जब आप बच्चा बन के यहाँ पे बैठ जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे जब बैठे हो तो आप अगर इस मोशन को ऑब्जर्व करो तो देखोगे क्या हो रहा है। आप पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इधर लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स Ft इधर लग रहा है। जब क्योंकि आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गए हो जब, तो आपके क्या होगा, महसूस होगा सूडो फोर्स। आपका जो एक्सेलरेशन होगा AC इधर कुछ होगा, ठीक है, और आपके एक्सेलरेशन AC कुछ इधर होगा, AC कुछ इधर होगा। आप पे जो सूडो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, सूडो फोर्स की कंडीशन क्या होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, AC है। अच्छा, डाउट ये होगा कि अभी आपका डाउट बाद में बताएंगे, मास ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द क्या, फ्रेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर था, टुवर्ड द सेंटर था, इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अवे द सेंटर हो जाएगी। ये कौन सा फोर्स होगा, MAC वाला, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंफ्यूजन ये है कि सर ये बताइए, आप तो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम Ft है, इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आप इसे कंसीडर क्यों नहीं की। देखो होता क्या है कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की जाती है तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन में बात की जाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर चर्चा करोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चर्चा करोगे तो क्या होगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ जाएगा आपको, इसको भी कंसीडर करना पड़ जाएगा आपको। लेकिन हम बेसिकली चर्चा करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब सर्कुलर मोशन जो होगा उसमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। अगर 10 मीटर की पर सेकंड की वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चक्कर लगाएगा। तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो भाई साहब 80 भी हो सकता है, और जब 80 हो गया तब जो सर्कुलर मोशन होता है उसका नाम हम रखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अदरवाइज अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल एक फोर्स इधर भी लगाओगे जिसका नाम इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल अपोजिट, इसका नाम होगा MAT, और आपका नेट जो सूडो फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, वो कुछ इधर आएगा, A नेट, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो आएगा या F नेट जो आएगा कुछ इधर आएगा नेट। ठीक है, इस तरीके से काम किया। लेकिन हम जनरली बात करते हैं कहाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताओ सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल होता है, टेंजेंशियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप हमेशा बोलेंगे सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पांसिबल होगा, क्योंकि अगर टेंजेंशियल फोर्स 0 हो गया भाई साहब तो कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, बस वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज नहीं करेगी बस। और सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स रहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ सकती है, और वेलोसिटी बढ़े या घटे उससे तो थोड़ी सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्यों सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इसलिए उस मोशन का नाम हमने सर्कुलर मोशन रखा। यहाँ पे इससे क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में मोशन करते टाइम बढ़ रही है या घट रही है, चाहे बढ़े चाहे घटे, बस उसे सर्किल में अगर मूव करेगा तो मोशन सर्कुलर मोशन होगा। और सर्किल में मूव कराने वाला काम कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर हुई। और अगर सेंट्रीपिटल, अगर टेंजेंशियल फोर्स होगा तब जो सर्कुलर मोशन होता है उसे हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से। और अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तब तब हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसे हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात से। कहे ना कहे कम शब्दों में मैंने ये बात समझा दी, बाकी टीचर्स लोग इस पर अच्छा खासा टाइम पास करते हैं। ठीक है, मैंने आपको रियल फील दिया है, इसलिए आई थिंक अब ये बात आपको समझना आसान हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लो, देन इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे।
तो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसे देखते हैं। क्या है? रेडियस 2 मीटर है, जिस सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमें 2 मीटर गिवन है। वेलोसिटी 2t मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, v मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t 2 सेकंड में एक्सेलरेशन बताना है, और हमें वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेक एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द एंगल 45 डिग्री एंगल विद वेलोसिटी। हमें वो समय बताता है जब एक्सेलरेशन क्या करता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है वेलोसिटी के साथ। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो हम इसमें सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। और पहला पार्ट क्या कह रहा है कि हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का जब टाइम t 2 सेकेंड हो। तो सपोज करते हैं कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ की रेडियस जैसे हमें गिवन है कितना है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है या पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है और इसके पास लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो v 2t गिवन है, ठीक है, v 2t गिवन है। हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन के लिए एक इस पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला होगा, अंदर की ओर टुवर्ड द सेंटर ac होगा, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा at, दो एक्सेलरेशन होंगे। और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, कुछ इधर आती है a नेट। तो a नेट इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट में ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ac और at दोनों हमें फाइंड करने, at के लिए क्या करेंगे, at इक्वल्स टू क्या आता है dv/dt, और ac क्या होता है v²/r। ये बात दोनों पढ़े हैं कि नहीं, हम आज ये भी पढ़े हैं। at इक्वल्स टू क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे at की वैल्यू आई कितनी आई, 2 आई। at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ac पे जरा गौर फरमाओ, ac क्या आएगा v²/r, v कितना है 2t है, 2t का स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड जब पुट करोगे तो जो हमें, और r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 16/2। ac इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और at आ गया, at आ गया हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और अगर हमें नेट एक्सेलरेशन बता, एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन, एक किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, a अंडर रूट में 68 आंसर आ जाएगा आपका, 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर होगा। क्लियर है बात, आई होप आपको क्लियर हो गई। बहुत छोटी चर्चा थी यार, इसे आई थिंक ना कर पाओ तो इतना देर जो मैंने आपको समझाया उसका कोई मतलब ही नहीं, AC AT यही तो इतना देर समझा रहा था भाई, ठीक है। तो मे भी कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अब सेकेंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन मेक 45 डिग्री एंगल विद वेलोसिटी। वेलोसिटी किधर होती है सर्कुलर मोशन में, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का सेंस यही है, हमें वह वक्त बताओ, वह क्षण बताओ। आई थिंक इसे नोट कर लिया होगा, नोट ना कर पाए हो अभी तक, नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। तो देखो हमें वो क्षण बताना है जब क्या हो, वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या बना रहा है, एंगल 45 डिग्री बना रहा हो फ्रॉम द टेंजेंशियल डायरेक्शन। चलो ये बात समझते हैं। देखो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक था, सपोज करते हैं रेडियस है कितने मीटर की, 2 मीटर की। यहां पे एक पार्टिकल है, इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, इधर ही तरफ। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल vt। और जनाब क्योंकि ये बोला है टेंजेंशियल एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से एंगल 45 डिग्री हो तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होती है और किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती। तो अगर वेलोसिटी से एंगल बनाने की बात है तो मतलब वेलोसिटी से जो नेट एक्सेलरेशन का एंगल बने वो कितना डिग्री बने, 45 डिग्री का बने। ये समय बताना है, कभी कंडीशन आएगी। हम मानते हैं आफ्टर टाइम t समय बाद, आफ्टर टाइम t
ये वक्त आ जाता है जब वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 45 डिग्री बनता है। तो हम इस समय एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, ठीक है। इस समय एक्सेलरेशन करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें AC और AT की आवश्यकता पड़ेगी। AT के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि क्या आएगा dV/dt। dV/dt करोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब AT की वैल्यू तो 2 आ गई। लेकिन जनाब जरा AC पे गौर फरमाना, तो AC क्या होता है v²/r। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू भाई साहब क्या आएगी 2t²/2, मतलब ये आएगी 2t² आ जाएगी। AC अपना क्या आ गया 2t²। हमने अभी पढ़ा था tan अल्फा हमने क्या पढ़ा था AC/AT। खैर एक चीज याद ना रखो, पहली चीज तो अगर याद है कि अभी पढ़ाया तो हो सकता है याद हो, ना पता हो तो अब देखो गौर फरमाओ। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगा बाबू, इधर होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा AT, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, AC होगा। क्योंकि अब देखो वेक्टर को जरा गौर देखो और ध्यान दो, तो यहाँ पे AC है, यहाँ पे AT है, यहाँ पे ANET है। अगर ANET 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहां से AT से, बेसिकली बोला है वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी तो AT एक्सेलरेशन है। तो यहां से एंगल मतलब 45 डिग्री बनाएगा, तो tan 45 क्या हो जाएगा, वेक्टर है जिसे यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, बिल्कुल सर। तो क्या आ जाएगा AC, तो tan 45 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AC/AT, AC/AT। तो 45 tan 45 1 होता है, AC इक्वल्स टू AT। जरा पुट करो AC और AT की वैल्यू। AC की वैल्यू क्या है 2t है, 2t² और AT की वैल्यू 2 है, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वहां पे 1 सेकंड आ जाएगा। इसका सेंस ये है कि 1 सेकंड बाद वह समय होगा, वह घड़ी होगी, वह दौर होगा जब जो हमारा पार्टिकल है वो वेलोसिटी से उसका एक्सेलरेशन का जो एंगल है 45 डिग्री होगा फ्रॉम द वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है 45 डिग्री एंगल बनाएगा वेलोसिटी से। मे भी ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे अगर आपको दिख ना रहा हो तो बेसिकली लिखा है 2t² 2, ठीक है। फिर इसे क्या कर दिए हम बराबर किए हैं और t = 1 क्या है। मे भी एक चीज क्लियर हो, यहाँ पे देख लोगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसे इतना नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस 2 मीटर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 3 मीटर/सेकंड² का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमसे पूछा गया है फाइंड क्या करना है। पहली चीज फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकंड, t = 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन। द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक एंगल 37 डिग्री विद वेलोसिटी, वह समय जब 37 डिग्री एंगल बना रहा हो वेलोसिटी से। और लास्ट वाला क्वेश्चन है द टाइम कंप्लीट फर्स्ट रोटेशन, एक रोटेशन को पूरा करने में समय कितना लगाएगा। 3 प्रश्न है इसमें, जिसमें पहले 2 के क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन तो हम करा देंगे हैं, ये तीसरा एक नया टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, देन इसके बाद हम इसे आपको बताते हैं। तो मे भी कि आप स्क्रीन पॉज करके ये चीज लगा लिए होंगे और कोई ना कुछ आंसर निकाले होंगे। तो चलिए अब एक बार इसे सपोज करते हैं हमारा सर्कुलर ट्रैक है, हमारा नहीं पार्टिकल, रेडियस कितनी है 2 मीटर बोला है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना एक कांस्टेंट है, देखो 3 मीटर/सेकंड² का। AC के बारे में हमें पता नहीं है, और ये कहानी कब की है जब t = 2 सेकंड है। तो हम मानते हैं t = 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है, t = 0 सेकंड में हम मानते हैं यहाँ कहीं रहता है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए हमें बताइए कि t = 2 सेकंड पे vt क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी vt क्या होगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। v = u + at वाली इक्वेशन में जाओ, इसे किधर किधर लगाएं, अप्लाई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ऐसा
गणना जब आप करोगे तो फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है जब t = 2 सेकेंड हो। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं, 0 है, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 है, और टाइम कब पूछा है 2 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है की बात? तो जनाब इस समय जो हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है vt एट t = 2 सेकेंड पे 6 मिल रही है, यही तो मिल रही है 6। कोई इसमें डाउट? चलिए अब क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द फाइट की, इस समय पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल दी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमें पहले से ही पता है at = 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन नहीं पता था, उसी के लिए हम वेलोसिटी निकाले हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac क्या हो जाएगा vt² r के हो जाएगा। तो vt² कितनी निकाले हम 6² 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्या है AC आया। अब हमें पता है नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं AT और AC, इनका वेक्टोरियली सम करोगे तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर आएगा रूट में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना है 18 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 3 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा आप नोट कर सकते हो। ये क्या होगा नेट एक्सेलरेशन होगा। कब निकाले नेट एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड पे, t = 2 सेकंड पे, कि हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकाली है, यहाँ पे 2 पुट कर। क्लियर है की बात? ये पहले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, मैंने कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताई, एकदम छोटी छोटी बातों से ही आपको इस चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई साहब हमारे पास है, जरा उसे गौर फरमाना और देखना क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। कहा है सब हमें वो वक्त बताइए, वो क्षण बताइए जब जो सपोज करो एक टेंजेंशियल AT है और इधर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा AC। हमें पूछा है कि भैया उस समय बताओ जब क्या हो रहा हो, एक्सेलरेशन वेक्टर का जो एंगल बन रहा हो, A नेट का जो एंगल बन रहा हो फ्रॉम टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो कितना बन रहा हो, मतलब वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है 37 डिग्री। ये बात समझ पा रहे हो? मतलब VT किधर होगी AT वाली डायरेक्शन में ही तो VT होगी, तो यहां से कितने का बन रहा हो 37 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अगर आप देखो तो tan 37 = क्या हो जाएगा AC/AT, AC/AT। क्लियर है? इसे बताया तो इतनी बार समझाया, फिर इसे समझाना पड़ेगा। तो tan 37 क्या होता है, tan 37 क्या होता है थ्री बाई 4 होता है tan 37, ठीक है sin 37 1 cos और AC/AT। तो भाई साहब AC और AT में क्या रिलेशन आया 4AC = 3 टाइम ऑफ AT के बराबर आया। 4AC = 3 टाइम ऑफ AT। अब AC और AT निकालो। सपोज करते हैं टाइम t = t सेकंड की बात है, तब ये एंगल बना है तो ये टाइम निकालने के लिए हम AC और AT के पास जाते हैं। AT तो सेम रहेगा क्योंकि टाइम तो डिपेंड ही नहीं करता, क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। AC पे जरा गौर फरमाना, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t टाइम बाद क्या होगी v = u + AT से। तो जो vt आएगी वो क्या आएगी, एक्सेलरेशन कितना है 3 है और t, तो vt आफ्टर t टाइम बाद जो वेलोसिटी होगी 3t के बराबर होगी। तो इस समय AC जो होगा किसके बराबर होगा, AC पे जरा गौर फरमाना, AC = vt² r होता है ना, मतलब 3t का स्क्वायर बाई r मतलब 2। इसे लाके AC और AT लाके इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसी AC और AT की वैल्यू इसमें पुट करोगे,
AC की वैल्यू क्या है 4 टाइम ऑफ 3t स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ AC मतलब इंटू 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक 3, ये 3 3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो t इक्वल्स टू 1/√2 सेकेंड बाद इस वक्त t इक्वल्स टू 1/√2 सेकेंड होगा जब क्या होगा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का एंगल जो है 37 डिग्री का होगा। मे बी क्या आपको ये बात क्लियर हुई हो, बात समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे, समझना चल बेसिक बेसिक चर्चा से सारी बातें निकल के आई है। तो समय कौन सा होगा t इक्वल्स टू 1/√2 सेकेंड होगा जब क्या हो रहा होगा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का एंगल 37 डिग्री होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा आप सबको, अभी वो भी आपको बहुत आसान नजर आएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत आसान है, बस बुद्धि को अच्छे से चलाना आना चाहिए। बुद्धि को चलाना जान गए ना तो सब आसान ही होगा। ये क्या होगा, रेडियस क्या है 2 मीटर, बहुत बढ़िया 2 मीटर की रेडियस। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास क्या है 0 है, टेंजेंशियल इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल हम मानते हैं कितने टाइम बाद ये रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, हम मानते हैं आफ्टर टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम ये क्या कर लेगा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अरे यार v टेंजेंशियल फाइनल u टेंजेंशियल प्लस a t, तो एक 0 है तो vt इक्वल्स टू 3t के बराबर हो जाएगा। अब 3t हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी जब कंप्लीट कर रहा अपना सेलेक्टेड, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आई है। अच्छा, अगर हमें वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में पता है तो क्या हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल सर। तो v इक्वल्स टू क्या होता है r ओमेगा, जहां भी क्या होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। तो अब क्या हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे u/r, u की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 0/r क्या हो जाएगा 0, तो ओमेगा इनिशियल क्या आ जाएगा 0, ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगा vt 3t/r, 3t/r, r की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है तो मतलब 3/2 इंटू टी, ये क्या होगा ओमेगा फाइनल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू 3/2t। क्लियर इतनी बात? अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा और गौर फरमाना, इस बात को अब इरेज करते क्योंकि हमें बात ओमेगा निकालने के लिए किए थे, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाली फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसके हेल्प से ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू क्या पढ़े थे 80/r, ए टेंजेंशियल बाई r, 80 कितना है 3/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, एक रोटेशन जब एक कंप्लीट कर लेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना पड़ेगा, तो इसका थीटा क्या होगा 2π होगा। अब देखो हमें क्या क्या पता है, थीटा पता है, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल और अल्फा पता है। इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लगाते हैं v प्लस एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन लगाएं? जी बिल्कुल लगा दीजिए। एस इक्वल्स टू क्या है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा क्या होगा 2π होगा हमारा। इक्वेशन आप मोशन देखो जब अप्लाई कर रहे हैं तो अल्फा कांस्टेंट है इसलिए कर पा रहे हैं। ओमेगा इनिशियल 0 है तो 3 टर्म 0 इक्वल्स टू हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3/2 है इनटू टी का स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू जो आएगा 4π/3 रूट में, रूट में कितना आएगा 4π/3। तो देखो अगर आप चाहते हैं तो
तो ओमेगा फाइनल की कोई हमें जरूरत भी नहीं थी, तो अगर इसे ना भी निकालने, और क्योंकि इसमें अननोन टर्म आ जा रहा है तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा होता जब भी कंप्लीट कर रहा है सर्किल, तो आपका क्या बताते हैं, ओमेगा फाइनल बताते हैं। ओमेगा फाइनल कैसे निकालते हैं, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी से, ठीक है। ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, उसमें टी की वैल्यू ले आके पुट कर देते हैं 4π/3 अंडर रूट में, तो ओमेगा फाइनल मिल जाता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इतनी चीज की जरूरत थी, उसको कोई जरूरत नहीं थी, तो आपकी कैलकुलेशन और आसान होगी। मे भी इतनी बात आपको समझ में आई, अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कि इसमें भी भाई साहब कोई जो बातें आज अभी तक बताए हैं उससे ज्यादा हम किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं किए हैं, और उतने से देख रहे हो सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इसलिए जब बातें बता रहे थे तो जरूरी ये था कि आप फालतू की बातों सोचने के बजाय अगर उस चीज पे कंसंट्रेट करते तो शायद एक क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाते। तो चलिए नोट कीजिए, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में टेंशन बतानी है, हम इस क्वेश्चन की आपको फील देते हैं, फिर आपसे ट्राई करना है क्वेश्चन है कैसे, ठीक है। ये बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो अभी आपको हम पढ़ाए नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात बताते हैं, इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई यूज नहीं, बेसिक सर्कुलर मोशन क्या है। चलिए इस पे जरा गौर फरमाइए, फिर हमारा आ गया अपना, इस चीज पे जरा ध्यान देना। पहली बात दिख नहीं रहा होगा सर, इतना बड़ा आप कर लेते हो कि स्क्रीन में आपको दिखता ही नहीं। चलिए देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो इस पे जरा गौर फरमाओ। इसका निचली सिरा देखो, ये कैसे मूव कर रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में टेंशन एक्ट कर रही है ना, टेंशन एक्ट कर रही है। और जब ये निचले सिरा पे होता है, जब नीचे होता है एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, इस पे mv²/r एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तभी तो, नहीं तो ये ऐसे मोशन करना चाहिए, लेकिन ये जो डब्बा है ये सीधा हो जाता है, इसका मतलब ये है ऐसा करके देखो। अब यार कभी बताया, इस पे कभी वीडियो बनाएंगे तो आप समझोगे और अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज सीधा मतलब इसे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन, ठीक है। तो वो फोर्स टेंशन हमें बतानी है इस स्ट्रिंग में, और नीचे वेलोसिटी क्या है v है, तभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि अभी आप हाईएस्ट पॉइंट पे और किसी पॉइंट की टेंशन की बात करोगे ना, तो शायद अभी आप इसे सवाल बना कर पाओ, लेकिन अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको नहीं पढ़ाए हैं, जब पढ़ लोगे शायद इसके और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मतलब ये है कि आपको लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन बतानी है इन द स्ट्रिंग, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन आसान है और इसे समझाते हैं और देखते हैं क्या। देखो सबसे पहली बात, नीचे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, इधर क्या लगेगा, टेंशन, इस टेंशन को बैलेंस कौन करेगा, Fc, और नीचे एक फोर्स और लग रहा है, इसका नाम है mg। तो टेंशन इक्वल्स टू Fc प्लस Fc। Fc इक्वल्स टू क्या होता है, अंदर की ओर जो AC होगा क्या होगा, v²/r। तो AC के अपोजिट डायरेक्शन में मास ऑफ द ब्लॉक, Fc क्या होगा बताना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इसलिए फ्रेम का एक्सेलरेशन अंदर है तो इसकी डायरेक्शन बाहर होगी। तो T इक्वल्स टू क्या आएगा, mv²/r प्लस mg। क्लियर है, क्लियर है आपको? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में, और नहीं है तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होने वाली है वो बैंकिंग ऑफ फ्लोट पे होगी। उससे पहले हम आपको कॉनिकल पेंडुलम थोड़ा सा पढ़ाएंगे और वहां से अच्छा सा आपको विजुअलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। देन आपको चीजें की फील आएगी। और हाँ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो मेरी आएगी, अच्छा एलिमिनेशन होगा उसमें, तब आपको उसकी रियल फील दे पाओ। बाकी टॉपिक फिर बता रहे हैं, मजा तो आपको आ ही रहा होगा, लेकिन मजा उन्हीं को आएगा जो इसे बेसिक से पढ़ रखे हैं, नहीं तो बहुत बोरिंग टॉपिक भी लगता है। तो आपको बोरिंग ना लगे तो जरूरत इसके लिए ये थी कि काइनेमेटिक्स पढ़ लिए होते, सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखे, पेशेंस के साथ लेक्चर देखते हैं, जितनी बात मैं बोल रहा था उन्हें गौर से सुनते, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर अभी भी नहीं कर पाए हो तो वक्त है कि कर लो, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए चलते हैं। साथ ही साथ एक बात कहते हैं, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए लेक्चर में, क्या आपको नया चाहिए वो भी आप बता देना। डीपीपी, क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, क्या आपको और चाहिए उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी आज चलते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।